हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। हम लोग के लिए काफ़ी हार्ड टाइम है अभी, है ना। कोरोना की सेकेंड वेव आ रखी है। अब खास रहो तो ये मत सोच लेना मैं रिकवर हो चुका हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर के बाद मतलब पिछले साल मैंने सोचा था मैं कंटिन्यू रखूंगा लेक्चर्स, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया था। बट इस बार मेरा पूरा एम है कि मैं आप लोग का साल भर कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। बट उसके लिए मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। पिछली बार थोड़ा रिस्पॉन्स कम हो गया था, हाँ लास्ट वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, नो डाउट, तो सॉरी रहेगा उसके लिए। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 12 का पार्ट है बच्चा, मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी। आप लोग पूरी मैकेनिक्स वेव सब पढ़ते आए हो, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, मिक्सचर होता है, 4-5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मतलब लग के एक क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो चीजें टफ होती है। बट मॉडर्न में ऐसा नहीं है, इसका एक अपना ही थ्योरी चलेगा। हाँ, उधर से अपन थोड़े थोड़े फॉर्मूले पिक करते हैं, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, बट उससे हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स मेरे पढ़ाने का जो लेवल रहेगा बेटा, आपके बोर्ड्स एग्जाम, आपके मेडिकल नीट की अगर बात कर ले या इंजीनियरिंग, मैं तीनों को कवर करूंगा। क्योंकि देखो जो टॉपिक्स हैं वो तो हैं ही, मुझे थोड़ा सा डीपली पढ़ाना है, और जहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जो याद करने वाला वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बेटा बोर्ड्स में आता है, इसको थोड़ा सा याद कर लो, ये डेरिवेशन है इसको याद कर लो। कुछ खास डेरिवेशन इसमें होते नहीं है वैसे, बट फिर भी जहाँ जैसा होगा मैं बता दूंगा। बाकी नीट वालों के लिए बेटा क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो थोड़ा डाउन रहता है, और इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से अगर आपको समझ में आता है, इजी लगता है, तो आप लोग सब कर लेना। बाकी इंजीनियरिंग वाले तुम लोग तो सारे का सारा करना, ठीक है। स्टार्ट करने वाले अपन मॉडर्न फिजिक्स। इजी पार्ट है, ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक। अब मैकेनिक्स इतना नहीं है बट ठीक है, ठीक है। सो तो मॉडर्न फिजिक्स का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर मैं चाहूँ तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूँ उसकी, बट आप लोगों को नीड नहीं है, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। बट मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा इसके पीछे की, ठीक है, कि मॉडर्न फिजिक्स की आखिर नींव किसने रखी और कैसे ये आगे बढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा क्या था कहानी कि हमारे बड़े महान साइंटिस्ट एक हुए थे न्यूटन, जिनके बारे में आप लोगों ने क्लास 6-7 से ही सुनना शुरू कर दिया होगा, है ना। वो जोक भी था, न्यूटन के सर पे सेब गिर गया होता तो उसने इतनी फिजिक्स लिखी नहीं होती, उस सेब के चक्कर में हमें इतनी फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, न्यूटन भाई साहब ने वो पहले थे जिन्होंने लाइट के बारे में क्या बताया था। उन्होंने कार्पुस्कुलर थ्योरी दी थी, ठीक है। क्या था कार्पुस्कुलर थ्योरी? उन्होंने कहा था कि जो लाइट है जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पहली बात बोलती। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो जो प्रोपोगेट करता है उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिनका नाम उन्होंने कार्पुस्कुलस लिख दिया था, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है और उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इतना न्यूटन भाई साहब ने बोल दिया। और उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें उन्होंने प्रूव करके दे दी, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि चलो न्यूटन ने ऐसा कहा, और उसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जो कि फुलफिलमेंट हो गया, ठीक है। तो चीजें पढ़ाई आगे बढ़ी बढ़ी, ठीक, किसी ने कुछ बोला। न्यूटन के बाद न्यूटन ने तो कह दिया कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है, स्ट्रेट लाइन में, और उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। अच्छा, न्यूटन के बाद फिर पढ़ाई और आगे बढ़ी, है ना, संसार तो चलते रहता है ना, रुक थोड़ी जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भाई साहब हाइजन आए, ठीक, ये भी साइंटिस्ट थे अपने टाइम के। हाइजन ने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स फॉर्म में नहीं, वो वेव्स फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, ठीक है। और उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई सारे फिल्म जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह को एक्सप्लेन करके दिखाया है कि हम लोग हाइजन प्रिंसिपल से डिफ्रैक्शन वगैरह को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे भी, टेंशन मत लो, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब चीजें क्या होती है, उसके लिए परेशान होने की अभी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हाइजीन की कई लोगों ने बात, कईयों ने सपोर्ट किया, कईयों ने नहीं सपोर्ट किया, चीजें चलती गई, ठीक। फिर हाइजीन के बाद एक और साइंटिस्ट हुए, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट अलग अलग हैं ये, ठीक है। फिर जब मैक्सवेल की जब थ्योरी आई, तो मैक्सवेल ने भी आके सपोर्ट कर दिया एक तरीके से हाइजीन को। हाइजीन ने कहा था वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, और मैक्सवेल के बारे में आप लोग पढ़ोगे कि उसने कहा था कि लाइट जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड,
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स एक ऐसे ऐसे करके प्रोपोगेट और एक ऐसे ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोग एक पूरा चैप्टर ही जो आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना समझो कि मैक्सवेल ने भी वेव थ्योरी को सपोर्ट किया। ठीक है, अब भाई साहब दो साइंटिस्टों ने मतलब सपोर्ट कर दिया, तो अब तो लोगों को मानना पड़ेगा ना कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल के बाद पहले न्यूटन भाई साहब ने पार्टिकल बोला, उसके बाद हाइजीन आए, उन्होंने वेव बोला, हाइजीन के बाद फिर मैक्सवेल आए, उन्होंने भी वेव थ्योरी को सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहां तक कहानी चलने के बाद फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ? उसके बाद प्लैंक्स भाई साहब आए, प्लैंक्स भाई साहब ने फिर किसको सपोर्ट कर दिया? पार्टिकल। ठीक, अब देखो क्या बवाल उठ रहा है। सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने पार्टिकल नेचर कहा था, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेव कहा, उसके बाद प्लैंक्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में प्रोपोगेट करता है? पार्टिकल्स। क्वांटा थ्योरी उन्होंने दी थी, हमको उतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझो कि प्लैंक्स ने पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद फिर आए प्लैंक्स थ्योरी के बाद फिर आइंस्टीन भाई साहब आ गए। ठीक है, आइंस्टीन भाई साहब ने भी आकर सपोर्ट किया पार्टिकल थ्योरी को ही। ठीक है, आइंस्टीन ने भी आकर सपोर्ट किया पार्टिकल थ्योरी को भी। तो अब यार भाई साहब पूरा बवाल मच गया, समझ रहे हो ना? बवाल तो मचा ही होगा। एक तरफ स्टार्टिंग में न्यूटन ने पार्टिकल कहा, फिर दो ने आके वेव कह दिया, फिर उसके बाद आइंस्टीन भाई साहब आए, प्लैंक्स भाई साहब, उन्होंने फिर कह दिया कि पार्टिकल है। अब यार दुनिया माने तो माने क्या? तो दोनों के बीच में सुलह करने वाले भाई साहब एक नए आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने आकर कहा कि भाई साहब तुम लोग दोनों सारे के सारे शांत हो जाओ, एक्चुअल में क्या है कि जो लाइट है वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मतलब कि लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है बच्चों, तो कहानी समझ में आ गई। पहले न्यूटन, फिर हाइजीन के बाद मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, उसके बाद फिर प्लैंक के बाद फिर आइंस्टीन, और इन सब ने अपनी किसी ने पार्टिकल को सपोर्ट किया, किसी ने वेव को सपोर्ट किया, एंड एट लास्ट कौन आए? डी ब्रॉगली, जिन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, आप लोग सबके सब सही हो, सच्चाई ये है कि वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, और एक्चुअल में जो लाइट, हम क्या करें बच्चे लाइट, ठीक है, हम ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, तो हमने देखा कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो सिर्फ और सिर्फ हम लाइट को अगर पार्टिकल कंसीडर करेंगे तभी एक्सप्लेन हो पा रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें थे जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो लाइट है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों ने बोला कि लाइट शोज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, और 12th में आपका एक चैप्टर बन गया। ठीक है, ड्यूअल नेचर। दैट्स ऑल। आई बात समझ में सबको? कहानी हो गई खत्म। तो यहां तक की जो कहानी थी वो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गई। अब क्या है बच्चा कि जैसे मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे, बाकी आप लोग चैप्टर में ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर मैंने पढ़ाया वेव ऑप्टिक्स आगे चल के, बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ मॉडर्न पढ़ाने वाला हूँ। तो दो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं वेव कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करूँ, ठीक है, कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है, तो अगर जब हम वेव नेचर मानेंगे तभी हम लोग डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस इस फिनोमेनन को हम लोग वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने डिफ्रैक्शन लिखा, पोलराइजेशन लिखा, इंटरफेरेंस लिखा, ये जो सारा फिनोमेना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, जब अपन लोग बात करते हैं कि अगर पार्टिकल नेचर, लाइट जो है अगर पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है, तभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में जब पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अभी जो मैं अभी बकवास कर रहा हूँ, इन सारी बकवास के बाद मेन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही शुरू होगा। ठीक है, जिसको हमको पढ़ना है, जिसमें 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या फिर क्वांटम इफेक्ट
इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये मानना पड़ता है कि जो लाइट है वो कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि हाँ वेव, मैंने कहा कि वेव नेचर को सपोर्ट कर अगर मानेंगे तब हम इस तीन फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर मानेंगे तब हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिस्ट्री समझ में आ गई कि कहां से कहानी शुरू हुई मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। अच्छा सर एग्जाम में आएगा क्या? तो आंसर है नहीं बच्चे, एग्जाम में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक। जो आने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा तो अपन लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती बट क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं खुलवा लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके आगे क्या है सर? अब सुनो, आगे की कहानी सुनो। अब हम लोग थोड़ा सा कैथोड रे के बारे में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। कैथोड रे सर क्या है, कैसे कैसे बिहेव करता है, थोड़ा सा पढ़ते बच्चा। कैथोड रे बेसिकली अगर बात करें कैथोड रे के बारे में तो बेसिकली ये क्या है बच्चा, एक बीम है जो कैथोड मतलब हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। तो एक को हमने कैथोड नाम दिया, एक को हमने एनोड नाम दिया। तो जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से जो एक बीम ऑफ लाइट गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब एक बीम जा रही है लाइट की जिसके अंदर क्या है प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसी को हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। कैसे ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से, तो हम लोगों ने एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा जो पॉजिटिव वाला है बच्चा, ये जो एक पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाले को हम लोगों ने नाम दे दिया एनोड, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं, मैं उसको जल्दी से बताता हूं, अगर आपको पहले से पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं पोर्शन को। और नेगेटिव वाले को मैंने नाम दे दिया कैथोड, ठीक, कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया कि जो हमने ट्यूब लिया था और इसको हमने हायर पोटेंशियल, मतलब जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं ना वो अच्छा खासा पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। अच्छा और इसके अंदर हम लोग ये जो ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर को कर देते हैं डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं और यहां पे पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप प्रेशर को क्यों डिक्रीज करते हो? तो बच्चा सिंपल सा लॉजिक है, एक्चुअल में क्या होता है कि हायर प्रेशर पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं अगर प्रेशर हाई रहता है तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, समझ में आ रहा है, मतलब मूवमेंट तेज होता है, ठीक। और जब अपन प्रेशर को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, मतलब बहुत कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, तो उनके बीच का जो कोलिजन होता है वो रुक सा जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत स्लो। पहले अगर तक कर रहे थे तो आप एकदम स्लो करेंगे, समझ में आया कुछ ऐसा। तो हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज, वेरी लो प्रेशर एंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक। यहां तक में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज फिर क्या होता है, ऐसा क्या होता है इसके अंदर, जब हम लोग ऐसी कंडीशंस को रखते हैं तो बच्चा आपको तो पता ही है सन से लाइट आ रही है जिसको अपन लोग कॉस्मिक रेज के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं इसको, कॉस्मिक रेज, ठीक है, सन से आ रही है, बाहर से कहीं से नहीं लेकर आए, ठीक। ये कॉस्मिक रेज क्या करते हैं, जब इसके जो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल जो थे प्रेजेंट, जो भी गैस के पार्टिकल प्रेजेंट थे, ठीक है। अब बेटा अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली किसी से मिलके ही तो बना होगा ना, मतलब उसमें कैटायन एनायन तो होगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी अपन गैस अगर लेंगे तो उसके अंदर दो एटम से मिल, बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में टीचरों ने पढ़ाया होगा, ठीक है, कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पढ़े हो ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन उसके एक कैटायन एक एनायन ऐसा करके होता है। तो ये जो कॉस्मिक, हमें फिजिक्स में केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, हमें क्या बस इतना समझना है कि यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको ये कॉस्मिक रेज आके टकराती है इनसे और फिर इनको ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कुल मिला के थोड़ा आयोनाइज कर दिया, ठीक। सबको नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आयोनाइज करते बट आयोनाइज कर देते हैं। तो जब ये इनको आयनाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। अब आप लोग खुद भी लॉजिक लगा सकते हो कि बच्चा जो नेगेटिव चार्ज है, जो जैसे मैंने ये क्या पॉजिटिव, ये रहा आपका हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव वाला और ये लोअर पोटेंशियल से नेगेटिव वाला, इसको हमने क्या दिया, कैथोड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब जब ये बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, मैं इसको ले लेता हूं इस तरफ नेगेटिव, मान लो इस तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, एकदम सिंपल सी बात, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस सी बात है कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाएगा। बात समझ में आई? मतलब हुआ क्या कि हमने प्रेशर बहुत ज्यादा स्लो कर दिया, हमारे प्रेशर बहुत ज्यादा स्लो करने की वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का जो कोलिजन था वो डिक्रीज हो गया, मतलब उनके बीच का जो मोशन था या मूवमेंट था वो बहुत स्लो हो गया। अब जो कॉस्मिक रेज, वो तो नेचर में ही भाई, सूरज की रोशनी तो हर जगह आ ही रही है, तो जो कॉस्मिक रेज थे वो आई, उन पार्टिकल्स स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद उनको ब्रेक कर दिया, किसमें? आयंस के फॉर्म में। ठीक है, मतलब वहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जनरेट हो गया। क्लियर है? अब जब ये जनरेट हुए हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे कि ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और ये जो मूवमेंट होता है, अब देखो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करा रखा है। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आप जरा खुद सोचो, जैसे ये जनरेट हुआ है वैसे ये नेगेटिव तेजी से इधर की तरफ जाएगा, है कि नहीं? और ये जो पॉजिटिव ये तेजी से इधर की तरफ जाएगा। क्लियर है? अब देखो बच्चा होता है क्या, तो मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कॉस्मिक रेज ने जनरेट किए, जितने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ एक लाइन से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आए? और ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है ना, ये भी जाके इससे हाई जोर से जाके टकराता है। ठीक है, और जब इतना मतलब हाई एनर्जी से जाता है, क्योंकि हमने पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई दिया था, वो हाई पोटेंशियल किस लिए कहता ताकि जैसे ही टूटे एकदम सट से, एकदम समझ रहे हो ना, पटाख से जाके उससे टकरा। तो जब ये पॉजिटिव इससे जाके टकराता है बच्चा, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लेट पे आपको इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, इसको भी ये ब्रेक कर देता है। खुद तो जाके टकराया यार, अब जाहिर सी बात है मैं तेरे सर पे पत्थर मारूंगा तो सर से खून निकलेगा ना, यहाँ खून ही निकलता है, मतलब ये पॉजिटिव जाके, जो पॉजिटिव आयन है ये जाके उस पर टकराता है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता है, जिस प्लेट पे जाके टकराता है वहां से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता है। और ये जो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए हैं, तो ऑब्वियसली बेटा हायर पोटेंशियल को देख, पॉजिटिव चार्ज को देख के ये भी फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो मतलब कुल मिला के रिजल्ट क्या मिला, तो बच्चा रिजल्ट ये मिला कि हमें एक डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना दिखने लगे, कि सारे के सारे इस तरफ पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है दो चीजों की वजह से, एक तो जो गैस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे चैम्बर के अंदर, गैस चैम्बर के अंदर, वो गैस मॉलिक्यूल जो टूटे उसका इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव जाके इस कैथोड, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कैथोड और इसको एनोड, जब कैथोड इलेक्ट्रोड पे जाके टकराया है तो वहां से भी उसने इलेक्ट्रॉन को का इमर्शन कराया, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से भी निकाला है, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो वही पॉजिटिव की तरफ फ्लो, तो कुल मिला के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ फ्लो करने लग पड़े। तो हमें एक रेज मिली, बीम ऑफ लाइट मिली, रेज। और ये जो रेज मतलब यहाँ से जो लाइट मिली थी, या जो यहाँ से हमें रेज मिली थी, वो किससे निकला है? कैथोड से निकला है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम ले दिया कैथोड रे। आगे बात समझ में बच्चा? तो कैथोड रे में है क्या, ये कैसा चार्ज है इसके अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? इसके अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब इसको मतलब प्रूव करने के लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया। मतलब क्या किया गया कि अब यार, अगर जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज रे है, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग लाएंगे, तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। डिफ्लेक्शन मतलब यार समझ रहे हो ना, कि जैसे अगर नेगेटिव चार्ज है, अपन पॉजिटिव चार्ज का अगर कुछ यहाँ लाके रख देंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज लाके रख देंगे तो उधर रिपेल होगा। बात समझ में आई? उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं इसको प्रूव के लिए कि भाई साहब, अगर आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट रहता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, एक दो और कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका और क्या प्रूफ है? तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर ना ऐसे करके चरखा टाइप से लगा दिया, कुछ ऐसा चक्री, समझ रहे हो? और जब ये रेज, ये जब रेज ऐसे करके आ रही थी ना, टकरा रही थी ना, तो उसको रोटेट करवा रही थी। तो हमने कहा भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसको टकरा रही है, तो ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, उसके अंदर मैटर है, इसका मतलब। आई बात समझ में? अरे यार, उसके अंदर कुछ मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास तो होते हैं ना, 9.0 × 10⁻31 के लिए। अब ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सामने अगर चरखा आएगा बच्चा तो उसको रोटेट करवाएगा ना। आई बात समझ में? उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी इसके बारे में लिखूं तो ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में।
अब इसको स्ट्रेट लाइन में प्रूव करने के लिए क्या कर दिया कि मान लो कैथोड रे आ रहा था, सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मुझे दिखाई दिया कि मतलब जो क्रॉस करके गया तो पीछे शैडो जैसा बना दिया था। ठीक है, इसके लिए हम शैडो वाला एक्सपेरिमेंट करके शो कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारा कहानी था बच्चा किसके बारे में? कैथोड रे के बारे में। आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई अच्छे से कि यहाँ पे दो बातें थी, एक तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो कि ब्रेक हुए कॉस्मिक रे से, और दूसरा ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है इस पे जब ये पॉजिटिव जाके स्ट्राइक करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर एमिट करके आ जाते हैं और ये सारे फ्लो करने लग पड़ते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड नेक्स्ट कैसे हमें पता चला अगर प्रूफ करने के बाद नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आते हैं इनके पास तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट चीज, ये बच्चा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को लाके रख दोगे तो पीछे शैडो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और उसमें मासेस होता है, कैसे पता चला? एक चरखी लगा दिया तो चरखी समझ रहे हो ना यार, मतलब कुछ ऐसे, तो इसमें जब टकराएगा तो ये रोटेट करना शुरू करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग उसको नोट कर लो फिर आगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फोटोन्स के बारे में। ठीक है, फिर आएंगे अपन लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, फिलहाल अपन लोग बात करते हैं फोटोन्स के बारे में। क्या है सर इसकी कहानी? देखो मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, बाद में खींच दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हम लोग आराम से ही खड़े, कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है, साल के एंड में आपको एग्जाम देना है। ठीक, अच्छा क्या है सर फोटोन्स की कहानी, समझते हैं। मैं कह रहा हूं बच्चा फोटोन क्या है, कहां से आया ये? तो हमने कहा कि जो लाइट है, अभी हम लोग वेव पे नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, अभी जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि लाइट किस फॉर्म में बच्चा? पार्टिकल। लाइट कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक, तो अभी उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर वेव पे चलेंगे तो वहां पे अलग फिर कहानी चलेगी। अभी हम लोग पार्टिकल, तो चाहे हम न्यूटन की बात करें, चाहे हम लोग प्लैंक्स की बात करें, चाहे हम लोग आइंस्टीन की बात करें, इन तीनों भाई साहब ने कहा था कि जो लाइट है वो कैसा बिहेवियर शो करता है? पार्टिकल नेचर। और सबने अलग अलग नाम दिए, न्यूटन ने कार्पस्कुलस कहा था, प्लैंक्स ने क्वांटा कह दिया था, ठीक है, आइंस्टीन ने जो था वो एनर्जी के पैकेट्स कह दिया था। ठीक, तो सबने अपना कहा था, लेकिन सबका कहने का मतलब क्या था? पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी अगर देखते हैं हम लोग, तो क्या है, हमने कहा कि जो लाइट है वो जब प्रोपोगेट करती है, क्या करती है बच्चा? प्रोपोगेट करती है, मतलब ट्रैवल करती है। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें क्या होते हैं बच्चे? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, प्लैंक्स ने इसको क्वांटा कह दिया था। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमने कहा कि लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो उसमें क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? फोटो। इनको क्या नाम दिया गया? फोटो। ठीक, पहली बात जो दिमाग में रखना है कि जब लाइट प्रोपोगेट करता है तो उसमें क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो। ठीक, क्लियर है? अच्छा सर, ये बात तो समझ में आई। इसमें समझने वाला क्या था जो तुम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, और कैसे? तो फोटोन देखिए ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है। भाई साहब ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा है? न्यूट्रल। आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मत समझ लेना। ठीक है, ये कैसा होता है? न्यूट्रल। अच्छा, और सर और क्या प्रॉपर्टी? तो ये होगी फर्स्ट, एनर्जी के पैकेट्स में प्रोपोगेट करता है, ये न्यूट्रल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है सर? क्या है? अब सुनो, हमने क्या कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो अगर वो एनर्जी है तो कभी कोई एनर्जी रेस्ट पे रह सकते हैं क्या? मतलब क्या हम लोग कंसीडर करते हैं? हम लोग फोटोन मास एट रेस्ट क्या कंसीडर करते हैं बच्चा? जीरो। क्यों? क्योंकि हमने उसको मान रखी वो एक तरीके से एनर्जी ट्रैवल कर रहा है। तो जब वो रेस्ट पे होता है तो उसके पास हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसके पास कोई मास नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे इस बात का। हम लोग जब फोटोन की बात करते हैं तो जो फोटोन का मास जो होता है जब वो रेस्ट पे होता है तो कितना होता है? जीरो। ठीक,
क्योंकि हम उसको क्या मान रहे हैं कि एनर्जी का गोला है, दैट्स ऑल, वो एनर्जी का गोला है, उसके पास मास नहीं होता है। मास हम तब उसमें कंसीडर करते हैं जब फोटोन किस में होता है, मोशन में होता है, जब क्योंकि एनर्जी उसको ट्रैवल करना है। रेस्ट पे जब अगर हम कह रहे हैं कि रेस्ट पे है फोटोन, तो फोटोन पहले बार रेस्ट पे रहेगा ही, ठीक है। वो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो हम फोटोन एट रेस्ट जैसी कोई बात ही नहीं करते। अगर रेस्ट बोल रहे हो तो वहां पे हम लोग मास 0 कंसीडर करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप मान लो रेस्ट पे 0, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट ये भी लिख लो, इसकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने की स्पीड से जो फोटोन्स होते हैं वो ट्रैवल करते। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट पहले भी सुना होगा ना, वही चीज है। तो लाइट के बारे में तो बात करें तो लाइट पे प्रोपोगेट कौन कर रहा है, तो एनर्जी के पैकेट्स प्रोपोगेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? पैकेट समझ रहे हो ना, मतलब लाइट कभी ऐसे कंटिन्यूअस नहीं फ्लो करता, वो कैसे करते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो करते हैं, दैट्स ऑल। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, तो एक्चुअली कौन प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे ऐसे एनर्जी के पैकेट्स, ठीक है। इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हमने क्या बोल रखा है, फोटॉन, ठीक। आई बात समझ में? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, स्पीड हो गया, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है बच्चों वो कितनी होती है, उसको हम किस एक्सप्रेशन देते हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है। और मान लेते हैं हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E = h म्यू, ठीक है। ये क्या है, किसका एक्सप्रेशन है बच्चा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, वेयर h रिप्रेजेंट, h क्या है यहां पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू, तो हर एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है, सबका सेम ही फ्रीक्वेंसी रहता है जब लाइट प्रोपोगेट करता है, तो दिमाग में रख लेना। और सबका एनर्जी कितना, E = h म्यू। अब तुम्हारे दिमाग में हमेशा घंटी बजनी चाहिए कि क्या, कि फोटोन्स के पास कितनी एनर्जी होती है, E = h म्यू, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत यूज करेंगे हम लोग, ठीक। और इसके पास एनर्जी कौन सी वाली होगी, ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक, क्योंकि इसमें वो फोटोन्स किस में रहेंगे भाई साहब, मोशन में, ठीक। अच्छा, 6th पॉइंट, जगह है इधर तो है काफी, मैंने बचा लिया है, ठीक है। 6th में यहाँ लिख दो तो आई थिंक आ जा रहा है। अच्छा, और भी जगह है, यहाँ से भी लिख सकता हूँ, चलो यहाँ से लिख लेते हैं। 6th बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों कि मास, क्या हम इसका मास निकाल सकते हैं फोटोन का? हाँ। अभी आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि मास ऑफ फोटोन 0 कंसीडर करते हो, मैंने क्या कहा था कि फोटोन का मास 0 तब कंसीडर करना है जब आप ये मानोगे फोटोन रेस्ट पे, मोशन में रहेगा तब नहीं मास 0 मानना है, ठीक है। तो मास ऑफ फोटोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइंस्टीन का बड़ा फेमस रिलेशन है E = mc², ठीक है। एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो यहां से आप ही बताओ, हम लोग m निकाल सकते हैं ना बच्चों, m = क्या हो जाएगा, E/c², बोलो कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं ना अपन लोग, m = E/c², ठीक है। उसी तरह क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूं, तो ऑब्वियसली निकाल सकता हूं यार। तो बेटा मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू बोलो वेलोसिटी। तो यहाँ पे किस वेलोसिटी से फोटो मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो P मैं कह सकता हूँ m/c। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आसान था, कोई बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, ठीक है। और इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और आप देखो, तो मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो m की वैल्यू आई है बच्चों E/c², तो आई कैन राइट m की जगह पे अगर मैं E/c² × c करूं तो मेरे पास मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आ गया E/c, ठीक। यहां तक देखो, यहाँ थोड़ी जगह है तो मैं इसको भी थोड़ा यूटिलाइज कर लेता हूँ। आप लोग लेकिन कॉपी में ऐसे मत लिख रहे इधर का उधर, उधर के इधर, बट मैं लिख दे रहा हूँ, मेरा चलता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज देखो, मोमेंटम का अगर मैं एक और फॉर्मूला बनाऊं तो बच्चा P आपने लिखा है E/c, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन का जो एनर्जी था वो कितना था यार, तो अभी तो लिखा था यार h μ/c। देखो
ऐसा पढ़ा है एच म्यू बाई सी, थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ देखो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखें और आगे देखें तो बच्चा आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये भी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है पहले, नहीं पढ़ा तो अब देख लो। ठीक है, तो उस हिसाब से मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, h बाई सी, और म्यू की जगह अगर मैं c बाई लैम्डा लिख दूं तो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। इसका बच्चा हम लोग काफी यूज करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाई लैम्डा। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको फोटोन के बारे में। तो मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि लाइट बच्चा जो है वो प्रोपोगेट करता है एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको वी कॉल इट फोटोन। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स प्लैंक्स ने क्वांटा बोला था। ठीक है, वेव पैकेट आगे पढ़ेंगे हम लोग और भी। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है बेटा, चार्ज नहीं होता है। फोटोन का अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रेस्ट पे, तो रेस्ट उसका मास जीरो होता है, कोई सेंस नहीं होता बोलने का फोटोन एट रेस्ट का, क्योंकि वो प्रोपोगेट करती है एनर्जी के पैकेट्स। एनर्जी क्या करता है? प्रोपोगेट ही तो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो स्पीड होता है फोटोन का, वो लगभग 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मान लो म्यू है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू, और H जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया मास ऑफ फोटोन। ठीक है, ये हम लोग आइंस्टीन का जो फेमस इक्वेशन है वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू E बाई c स्क्वायर। यहां से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ फोटोन कितना है। मोमेंटम का बच्चा हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू m इंटू सी। अरे मास और स्पीड फोटोन जो होता है बच्चों वो स्पीड ऑफ लाइट, वही तो फोटोन लाइट ही तो है, m इंटू सी। और यहां से आपको देखो तो n की वैल्यू हमने क्या निकाला था, E बाई सी स्क्वायर, सी कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया था E बाई सी। ठीक है, अच्छा और थोड़ा इसको एलोबरेट करें तो बच्चों एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है h म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है c बाई लैम्डा। तो c ने c को कैंसिल किया तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, h बाई लैम्डा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, फोटोन। यहां तक चीजें समझ में आई, होपफुली आपको अच्छे से आ गई होगी। लिख लो इसको, मैं साइड हो जाता हूं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटेंसिटी की। एक छोटी चीज हमेशा याद रखना बच्चा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैंने कहा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी क्रॉसिंग द गिवन सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट एरिया को वो एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का एनर्जी, हर एक फोटोन के एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले मान लो 4 एनर्जी के पैकेट्स क्रॉस कर रहे थे एक यूनिट एरिया में से, अब 10 कर रहे होंगे, अब 20 कर रहे होंगे, तो उनके एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल नंबर्स बढ़ गए। समझ में आया इंटेंसिटी? तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया in unit time, that is called intensity। कि जो एनर्जी क्रॉस कर रहा है एक यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैं यहां पे नोट डाल के लिख भी देता हूं जो आप ध्यान में रखोगे, देयर इज नो इफेक्ट of intensity on energy of each photon। ठीक है, तो फोटोन की इंडिविजुअल एनर्जी पे इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं होता, ये बात दिमाग में रखना। कई बार आपसे पूछेगा कि हम इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं तो बताइए एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो
तो कैसे फॉर्मूला लिखा हमने इसका, I इज इक्वल टू E बाई A इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एनर्जी बाई टाइम बेटा क्या होता है, पावर होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P बाई ए। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई टी। तो कई बार आपको इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये भी मिलेगा, पावर बाई एरिया। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। आगे बढ़े और थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिस्कस करें हम लोग, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि इंटेंसिटी इतनी है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम उस गिवन नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम उस गिवन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब है, तो आप जरा ऐसे सोचो कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एच म्यू। अब उस एरिया पे मान लो 10 फोटोन आके टकराए, कितने टकराए, 10 फोटोन आके टकराए, तो कितना एनर्जी उसको क्रॉस किया, 10 इंटू एच म्यू। 20 अगर फोटोन आके टकरा रहे उस यूनिट टाइम में, 20 फोटोन, मान लो टी टाइम में 20 फोटोन आके टकरा रहे हैं, 20, तो वहां पे क्या 20 इंटू एच म्यू, 30 अगर आके उसको स्ट्राइक कर रहे हो 30 इंटू एच म्यू। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स अगर उस एरिया पे जाके टकरा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी कितनी क्रॉस कर रही है, n इंटू एच म्यू। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, बेटा E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ लिया, n इंटू एच इंटू म्यू बाई ए इंटू टी। बात समझ में आई? ये n इंटू एच म्यू क्यों लिखा है बेटा, एच म्यू क्या था, एनर्जी ऑफ किसका, एक फोटोन का। अब एक फोटोन टकराया, उसने भी एनर्जी दी, मतलब एक फोटोन अगर एक एरिया को अगर क्रॉस कर रहा है, यानी इतना एनर्जी क्रॉस किया। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स उसको क्रॉस करेंगे, कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी, n इंटू एच। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां से अगर मैं बोलूं आपसे कि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज देख लो, n बाई टी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, I A अपॉन एच। ठीक है, तो इसका भी बच्चा हम लोग यूज करते हैं काफी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम IA बाई एच। मगर आपसे अगर पूछा है कि बताइए कितने फोटोन्स उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो कैसे निकाल सकते हो, IA बाई एच। ठीक है, यहां तक आगे चला जाए तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी। ठीक, चलो नोट कर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हम लोग का, दैट इज रेडिएशन फोर्स। आप कहोगे सर रेडिएशन फोर्स क्या होता है? भाई साहब, जो रेडिएशन जो फोर्स लगा रहा है उसी को रेडिएशन फोर्स बोलते हैं, और कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं लग रही है। ठीक है, रेडिएशन फोर्स कहने का मतलब है कि अब फोटोन्स है, एनर्जी है, मतलब रेडिएशन अगर आ रहे हैं, लाइट अगर आ रहा है, किसी पे अगर स्ट्राइक करेगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि जो मैंने क्या कहा था, मास जब रेस्ट पे होता है, मतलब फोटोन जब रेस्ट पे होता है तो मास जीरो कंसीडर करते हैं, जब मूव करता है तब तो मास कंसीडर करते हैं ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। मास तो होता ही है ना, अब मास जाके टकराएगा तो भाई साहब फोर्स तो लगेगा। आई बात समझ में? तो इसी को हम लोग बात कर रहे हैं अभी रेडिएशन फोर्स की। ठीक है, समझते बच्चे, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, रेडिएशन फोर्स। ठीक, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं आज ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म, तो आज इंट्रोडक्शन तक ही करेंगे इतना, और उसके बाद फिर अपन लोग नेक्स्ट जो मैं लेक्चर डालूंगा वो फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर ही पूरा होगा। रेडिएशन फोर्स क्या होता है सर? जैसे मैंने कहा कि मान लो एक सरफेस है, ठीक है, एक मैंने ऐसे करके सरफेस ले लिया। ठीक, अब इस सरफेस पे मान लो लाइट ऐसे करके, मतलब रेडिएशन ऐसे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक, जो लाइट है, मैंने एक सरफेस ले लिया जिसका एरिया मान लो A है, और इस पे ये जो रेज है ये आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक, तो अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही होंगे ना बच्चे रेज, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे जाके टकराता है तो वहां तीन ही कंडीशन बनती है। क्या कैसे बनती है? या तो लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो ट्रांसमिट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पहला, दूसरा एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक, तो हमने कहा कि यहाँ पे तीन चांसेस हैं। एक है कि सर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, दूसरा है कि सर रिफ्लेक्शन हो सकता है,
एंड द थर्ड वन, तीसरा, वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें, ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक, कि अगर कोई रेडिएशन, ठीक है, कोई लाइट है जिसकी इंटेंसिटी, मान लो कोई लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है और वो आके इस सरफेस पे टकराए जिसका एरिया मान लो ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन बनते हैं। अब हम इसके केसेस लेके देखेंगे कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मालूम है केस नंबर 1 लेता हूं, वैसे मुझे उधर बनाना चाहिए था ताकि जगह काफी रहेगा, बट ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट केस लेता हूं और यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन करेंगे। हाँ, विजिबल है क्या सर? देखो, हमने मान लो केस फर्स्ट कंसीडर किया, ठीक है, कि अगर एब्जॉर्प्शन जो है, ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन के लिए ए, रिफ्लेक्शन के लिए स्मॉल r। ठीक है, ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो इतना दिमाग मत लगाना सर, बहुत बड़ी चीज आप बता रहे, कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल से ए और आर के लिए। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है ये अगर 1 है और जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो 0, मतलब हम ये, और हम यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज, हमने एजम्पशन किया, ये हमारा एजम्पशन है कि देयर इज नो ट्रांसमिशन। ठीक है, यहां पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन की बीम ऑफ रेज गिरी और गिरने का पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, तो क्या होगा? क्लियर है? और वहां पे रिफ्लेक्ट करके भी नहीं गई और ट्रांसमिट भी नहीं, हमने एजम्पशन की ट्रांसमिशन 0 है, तब का केस करना है। ठीक है, क्या होगा सर? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ठीक, हमें तो फोर्स के ऊपर पहुंचना है ना, तो अगर फोर्स के पास जाना है तो कैसे फोर्स निकालेंगे, उस पर हमारा सारा भी कंसंट्रेशन है। ठीक, स्टार्ट करें। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम, मोमेंटम बच्चा कौन सी क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली सर वेक्टर क्वांटिटी है। सबको पता है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग, जो मतलब गिर रहा है, मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग फोटोन, ठीक, तो ये कितना होगा बता सकते हो? बच्चा अभी हमने पढ़ा था ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आया था, लास्ट में निकाला था एक डिराइव करके, h/λ, याद आ रहा है? और मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है? तो सर आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो मैंने अगर मैंने नीचे से ऊपर को पॉजिटिव माना है, तो ऊपर से नीचे को क्या मानूंगा, नेगेटिव। ठीक, मैंने अगर मान लो साइन कंसीडर किया है कि ऊपर से नीचे को अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे आने वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन बोलूं तो मैं p = -h/λ लिख सकता हूं। ठीक, सर आपने माइनस क्यों लिया है? मैंने कहा मैं नीचे से ऊपर को पॉजिटिव ले रहा हूं वेलोसिटी को, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने वाले को नेगेटिव ले रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं मोमेंटम ऑफ फॉलिंग फोटोन = -h/λ। ठीक है, मतलब ये इनिशियल मोमेंटम, मैं इसको ऐसा बोल देता हूं, ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो यहां पे बच्चा 100% एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वो तो रेडिएशन गया और वहां पे एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनली इनको मोमेंटम क्या मिला है, 0। अरे यार फाइनली 0 ही मिला ना, जाके सारा एब्जॉर्ब, टकरा के गया होता तब तो कुछ वेलोसिटी अचीव किया होता, अब गया टकरा के नहीं रह गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 0। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो आप बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल 0 था और माइनस इनिशियल h/λ, सो आंसर इज h/λ। ये मेरे पास क्या आ गया बताओ, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो ये जो यहां पे बच्चा मोमेंटम आया है, ये किसके लिए आया है बताओ, एक फोटोन के लिए। ये किसके लिए आया हुआ है, एक फोटोन का इतना चेंज इन मोमेंटम है। अब आप ही सोचो, एक फोटोन तो आके नहीं टकरा रहा होगा ना, अगर हम कह रहे हैं कि पूरा रेडिएशन आ रहा है तो उसमें एक ही फोटोन थोड़ी होगा, बड़े सारे फोटोन होंगे ना, 1 2 3 4 n नंबर ऑफ फोटोन्स है। तो n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए मैं यहां लिखता हूं, फॉर n नंबर ऑफ फोटोन
n नंबर ऑफ फोटोन के लिए चेंज इन मोमेंटम बच्चा कितना हो जाएगा, n इंटू एच बाई लैम्डा। देखो बात समझ में आई। अगर हम n नंबर ऑफ फोटोन ले रहे हैं तो उसके लिए चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, n इंटू एच बाई लैम्डा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, देख लो। ठीक है, तो एक के लिए h बाई लैम्डा, तो अगर n है तो n h बाई लैम्डा। इसमें कौन सा मतलब बहुत बड़ा गणित लगाना है हम लोग को। ठीक है, आगे कहानी सुनो, यहां तक ठीक। अभी मैंने इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा था, वहां पे याद करो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम का आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, क्रॉसिंग या स्ट्राइकिंग, जो लिखना चाहो, क्रॉसिंग या स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्या आपको, n बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, आई ए बाई क्या था, एच न्यू। थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसी लेक्चर में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता दी मैंने। नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, ये आपने क्या निकाला था, n बाई टी आई ए एच यू। तो अगर बच्चे मैं यहां से बोलूं कि n की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसा लिख सकते हो आई ए इंटू टी बाई एच न्यू। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक रिलेशन को मैं अच्छे से लिखूं ताकि आपको रटना ना पड़े। स्टार्टिंग वाली कुछ चीजें हैं जिसको दिमाग में रखोगे तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, समझ रहे हो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, तो अब देखो n की वैल्यू अपने पास क्या है, आई ए टी बाई एच न्यू। अब एक बात बताओ, अब एकदम दो बड़ी की बात है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बच्चा फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ऐसा पढ़ा है हमने, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा सुना है, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई। तो n की वैल्यू अगर ये आई है तो बच्चा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू n बाई एच लैम्डा। तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई ए टी बाई एच न्यू इंटू देखो h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। तो इधर ध्यान से अगर आप देखो तो h से h कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आई ए टी लैम्डा इंटू म्यू या म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, म्यू इंटू लैम्डा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, आई ए टी म्यू इंटू लैम्डा। और म्यू इंटू लैम्डा बच्चे क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं, सी। ठीक है, म्यू इंटू लैम्डा क्या होता है, सी। तो अब बताओ एफ का जो फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का वो कितना है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, ये आई ए टी बाई सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़ाया था ना, वहीं से निकाला है, ये पढ़ा था ना यार, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो अब बताओ डेल्टा पी की वैल्यू आई है आई ए टी बाई सी, तो आई ए टी बाई सी, और ये देखो बाई टी था तो टी ने टी को उड़ा दिया, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या आ गया, आई ए बाई सी। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है कि जब कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे जाके टकराएगा उस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज आई ए बाई सी। और हमें क्या याद रखना है, और जिस सरफेस पे टकरा रहा होगा उसका कुछ एरिया होगा। फोटोन की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट कंडीशन क्या है कि वहां पे 100% एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन 0। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब रिफ्लेक्शन 0, एब्जॉर्प्शन 100% एंड जो आपका क्या था, ट्रांसमिशन जो था उसको हमने एकदम इग्नोर कर दिया, 0 ट्रांसमिशन माना तब। ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चा कि अगर सेकंड केस अगर हम लोग ले, मैंने मिटा दिया था, हाँ काफी चीज मिले, वैसे मुझे जरूरत है। अच्छा ये तो रहा केस सेकंड, ठीक, तो मैं इस पे ओवरराइट कर रहा हूं, तुम लोग बैठ के ओवरराइट मत करने लग पड़ना। ठीक है, केस सेकंड हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्या है, अगर हम लोग इसमें अगर एब्जॉर्प्शन को 0 ले लें, रिफ्लेक्शन को 1 ले लें। ठीक, एब्जॉर्प्शन को क्या ले लिया मैंने, 0, और रिफ्लेक्शन को ले लिया 1। 2 कंडीशन है आपकी बुक में, तो मैं वही 2 कंडीशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, और एज्यूम देयर इज नो ट्रांसमिशन, वहां पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है,
तो मोमेंटम ऑफ अ फॉलिंग फोटोन बेटा अभी भी तो माइनस एच बाई लैम्डा ही होगा, बट जो फाइनल फोटोन को बेटा टकरा के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, नीचे वाले को हमने नेगेटिव माना तो ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव मानेंगे, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना हो जाएगा एच बाई लैम्डा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप लोग निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम, तो h बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा, बच्चे ये क्या हो जाएगा 2h बाई लैम्डा। फिर फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, अरे बोल लो 2h बाई लैम्डा, अरे 2h बाई लैम्डा है n 2h बाई लैम्डा। अच्छा अब फिर से भाई नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम n बाई ये तो ये होगा n i a फल्ला 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 गया, बस यहाँ पे अपन लोग किसका वैल्यू चेंज कर देंगे 2h बाई लैम्डा, जो यहाँ h बाई लैम्डा तो बच्चा क्या हो जाएगा 2h बाई लैम्डा। सेम मेथड, कुछ नहीं कर रहा, बस 2h बाई लैम्डा, क्योंकि मोमेंटम कितना आ गया 2h बाई लैम्डा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, यानी 2ia बाई c। आ गया समझ में? तो एक सेकेंड 2ia, हाँ 2ia बाई c, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ाया है। अच्छा मान लो इसी में अगर आपसे प्रेशर बोल देता, दोनों केस के लिए हम ले लेते हैं प्रेशर, जब हमारा एब्जॉर्प्शन 1 रहा होगा और रिफ्लेक्शन 0 रहा होगा, तो प्रेशर मतलब रेडिएशन आके प्रेशर कितना लगा रहा है, तो प्रेशर फॉर्मूला क्या था फोर्स बाई एरिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया होता है याद करो, फोर्स कितना था IA बाई सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि I बाई सी। ठीक है, दिख रहा है PI, अच्छा दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो इस केस में आया था प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स था I बाई सी, सॉरी IA बाई सी डिवाइडेड बाई ए कर दो, तो आपके पास I बाई सी। ठीक, और सेकंड केस जब हमारा एब्जॉर्प्शन 0, रिफ्लेक्शन अगर ये होगा 1, सॉरी रिफ्लेक्शन अगर 1 होगा, तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा 2I बाई सी। कर लोगों ने कहां से आया है? तो दिस इज ऑल अबाउट अ रेडिएशन फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं को आपको सारी चीजें काफी कायदे से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, होपफुली आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं घुस पाए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मुझे जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही होगा। ठीक, तो कैसा लगा काफी दिन बाद आके अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को सब समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट देके जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और बाकी यार वही फॉर्मेलिटी वाली चीजें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ओके बाय।